नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो आज हम इस अध्याय 3 की समाप्ति की ओर बढ़ चुके हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो मेरे साथी अध्यापकगण व ट्यूटर हैं वो बच्चों को अच्छी तरह से समझा रहे होंगे। इंग्लिश व हिंदी मीडियम दोनों हमारा चल रहा है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट लेसन का लिंक मिल जाएगा, सभी अध्याय का आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे मिलेट, मोटा अनाज, पोषक अनाज के बारे में, जो बहुत ज़्यादा उपयोगी आप लोगों के लिए होता है। संभवतः आपने ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा जैसे अनाजों के बारे में सुना होगा। ये भारत की देशज फसलें, देशज फसलें जो उस देश में उगाई जाती हैं विशेष रूप से, तो उनको देशज फसलें बोलते हैं। इन्हें अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में सहजता से उगाया जा सकता है कि इन्हें अलग अलग जो जलवायु परिस्थितियाँ होती है ना, तो उसमें अलग आराम से इनको उगाया जा सकता है। इन अत्यधिक पौष्टिक अनाजों को मिलेट भी कहा जाता है। कदन भी कहा जाता है, मिलेट भी कहा जाता है। क्या आपने कभी कदन से बने खाद्य पदार्थ खाए हैं? मतलब कि आपने ज्वार से बना, बाजरे से, रागी से बना कोई आपने जो भोजन है वो खाया होगा, तो वो आपसे पूछा गया। तो आप में से सभी ने, तो सावा ये होता है बार्नयार्ड मिलेट भी इस प्रकार का ये होता है। तो आप भारत के किस हिस्से में होगा? आप ऑल इंडिया देख रहे हैं, तो आपके अगर यहाँ होता तो आप ज़रूर बताएं कि इसका टेस्ट है वो किस प्रकार का है। क्लियर हुई? कदन छोटे आकार के अनाज होते हैं और सदियों से भारतीय आहार का अभिन्न अंग रहे हैं। ये अपने अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। उसने कहा कि एक बार इनका चलन कम हो गया था, लेकिन दोबारा से लोग इनको खाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये विटामिन, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिजों और आहारीय रेशों के अच्छे स्रोत हैं। यही कारण है कि इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है। इन्हें पोषक अनाज क्यों कहा जाता है इनको, कदन को, या फिर आपके जो मोटे अनाज हैं मिलेट्स को, इनको? तो क्योंकि इनमें विटामिन, आयरन और कैल्शियम जैसे जो खनिज है ना, वो बहुत, और आहारीय रेशे बहुत अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक संतुलित आहार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कि हमारा जो शरीर है ना, जो सामान्य कामकाज करता है, डेली वेज के रूटीन काम करता है, तो अगर वही हमारा सिर्फ क्या है, डेली वेज दिनचर्या हम सामान्य रूप से प्रतिदिन काम करते हैं, तो आपको इनको अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। अगर आप इनके भोजन में शामिल करोगे तो आपका जो आहार होगा वो एक संतुलित आहार होगा। और संतुलित आहार क्या होता है कि वो आहार जिसमें संतुलित मात्रा में आपके पोषक तत्व हो, आपके खनिज हो, आपके ये रेशे और पानी संतुलित मात्रा में हो। फूड माइल या फूड मील, खाद्य मील भी, खेत से हमारी थाली तक। तो खेत से हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है, खेत से भोजन हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है, इस प्रक्रिया के क्या चरण हैं, तो वो सारे चरण आप जानेंगे। जो बच्चे ग्रामीण परिवेश से हैं, खेती से संबंध रखते हैं, उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी भी। इस प्रक्रिया में कौन कौन से लोग सम्मिलित हैं? क्या आप जानते हैं कि अनाज के अंकुरित अंकुरित मतलब जब वो बीज में से निकलता है ना, उसको अंकुरित बोलते हैं, होने के बाद उसका आटा बनने तक कितना समय और कितनी मेहनत लगती है? आइए हम जो रोटी खाते हैं उसे बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। किसानों द्वारा गेहूं उगाना, कि सबसे पहले क्या करेगा किसान, अपने खेतों में गेहूं बोएगा इस प्रकार से, ठीक है। फिर अनाज की मंडाई और ओसाई, मतलब कि उसको काटेगा और गेहूं उसमें से निकालेगा। आज तक मशीनें आ चुकी हैं। फिर उसको अनाज का भंडारण करेगा, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, अनाज पीसेगा और उसको पैक करेगा कंपनी द्वारा। कंपनी कोई उसको व्यापारी खरीद लेगा, वो कंपनी में ले जाके यहाँ उसको पीस के और पैक करेगा, और वो पैक होके आटा कहाँ, दुकानों में आ जाएगा और हमारी थाली तक दुकान से हम खरीद लेंगे और रोटी बना के उसकी खा लेंगे। लेकिन जो आपका ग्रामीण परिवेश है, जो आपके अनाज खरीद के लाते हैं, वो सीधा कहाँ पहुँच जाएंगे, वो सीधा यहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि वो खेतों से निकालेंगे, ठीक है, और वो अपने घर पे ही चक्की के द्वारा उसको पीस लेंगे भी, ठीक है। पीसने के बाद क्या होगा, ये आपकी चक्की होगी, इसमें आप पीस लेंगे और सीधा आपकी थाली में पहुंच जाएगा, रोटी बना के आप खा लेंगे। ये है जो आपके बाजार जो आटा खरीद के लाते हैं ना, तो उनको ये चीज़ समझनी जरूरी कि इस प्रकार आटा है वो आपकी थाली तक पहुंचता है गेहूं के खेत से। गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक की गई कुल दूरी को उसका खाद्य मील या फूड माइल कहा जाता है। अब देखो, खाद्य मील या फूड माइल किसे कहा जाता है कि जितनी दूरी उसने तय की है भी,
कोई भी ऐसा पदार्थ है कि मान लो ये पदार्थ यहाँ बोया गया है अभी, ठीक है, यहाँ इसको उगाया गया है, बोया गया है, यहाँ से ये कंपनी में जाएगा, कंपनी इसको बेच के आपके शॉप में पहुंचा देगी, शॉप से आप खरीद के इसकी रोटी बना के यहाँ पर खा लेंगे। यहाँ इसका एक फाइनल स्टेप हो गया। तो ये कहता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपके खरीदने तक इसने कितनी दूरी तय की है, वो टोटल दूरी क्या कहलाती है, खाद्य मील या फूड माइल कहा जाता है। खाद्य मील को कम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे परिवहन के दौरान लागत और प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। खाद्य मील हमें कम करना पड़ेगा, ये दूरी जितनी कम हो सके उतनी बढ़िया है, क्योंकि जहाँ से यहाँ तक जाएंगे ना तो आपका क्या होगा, परिवहन ज़्यादा लगेगा भी, ठीक है, तो वहाँ आपका खर्चा भी बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो वो आपको ये चीज़ महंगी हो जाएगी। आपको आ रही बात समझ में? आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि यहाँ ये चीज़ बन रही है, एक यहाँ बिक रही है, तो ये मान लेते हैं 1 किलो ही बनाता है अभी, 1 किलो बनाता है, 5 रुपये में ये इसको बेच रहा है अभी, ठीक है, 1 किलो 5 रुपये की, जो किराया है 2 रुपये का, और एक इस आदमी को बेच रहा है, यहाँ का किराया 3 रुपये है, तो इसको 6 में बेचेगा ना, ये किस में बेचेगा, 6 में, क्योंकि 1 रुपये किराया है, ये तो बेचेगा तो जो प्रॉफिट है वो उतना ही तो कमाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे पहुँच जाए बिल्कुल इसके पास में, किराया इसका कुछ भी न लगे, तो ये क्या होगा, आपको 2 रुपये कम हो जाएगी, 3 रुपये में मिल जाएगी। इसलिए जो खाद्य मील है, और उस क्या होगा, जो किराया तो आपको लगेगा ही लगेगा एक्स्ट्रा, ठीक है, साथ में जो वाहन चल के आ रहा है वो आपको प्रदूषण भी तो करेगा आपके पर्यावरण को। तो ये कहा कि खाद्य मील को कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाद्य मिल समझ में आपको, जहाँ उगाया है और वहाँ जब तक आपके पास आटा बन के पहुँचता है, इतनी दूरी, टोटल दूरी को मिला के हम क्या बोलते हैं, खाद्य मिल या फूड माइल कहा जाता है। इससे स्थानीय किसानों के व्यवसाय को सहायता मिलती है और यह हमारे भोजन को अधिक ताज़ा और स्वस्थ रखता है। और एक तो जल्दी से पहुँच जाएगा, एक घूम के आए भाई तो आपको वो भोजन क्या होता है, बासी हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि 3-4 दिन आप तक पहुँचने में लग जाते हैं। बहुत से लोग भोजन को अपनी थाली में बिना खाए छोड़कर उसे बर्बाद करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए, हमारे किसान और समुदाय के अन्य सदस्य खेत से हमारी थाली तक भोजन पहुंचाने में कितना समय लगाते। इसने कहा कि कुछ लोग थाली में भोजन छोड़ देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये भोजन जो हम खा रहे हैं कि किसान के खेत से हमारी थाली तक आया है, तो इसको बनाने में उन्होंने कितनी मेहनत और कितना समय लगाया है, और हम 1 मिनट में उसको छोड़कर आधा छोड़ देते हैं, उसको वेस्ट कर देते हैं, और कितना मेहनत करते हैं। हमें उतना ही भोजन अपनी थाली में लेना चाहिए जितना हम खा सकें, इससे भोजन की बर्बादी कम होगी। भोजन को खेत से थाली तक पहुंचाने में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रियाओं की समय सीमा का पता लगाने का प्रयास करें, कि आपको पता लगाना है कि कितने समय में भोजन आपके वहाँ किसान के खेत से आप तक पहुँचते हैं। स्थानीय भोजन खाने से किस प्रकार खाद्य मील को कम किया जा सकता है? तो स्थानीय भोजन अगर हम खाएंगे तो खाद्य मील तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कि स्थानीय अगर भोजन खाएंगे ना, स्थानीय भोजन तब वही, ये किसान यहाँ रहता है अभी, और यहाँ एक फसल उगाई जाती है ए नाम की, और एक यहाँ उगाई जाती है बी नाम की फसल। अगर ये किसान ए ही खाएगा तो खाद्य मिल तो ऑटोमेटिक कम होगी। अब कहाँ, इसे 2 किलोमीटर ही तो जाना पड़ेगा, सिर्फ मान लेते 2 किलोमीटर 1 मीटर, ठीक है, लेकिन ये इससे 50 किलोमीटर है, तो अब यहाँ से कितनी दूर आएगा, यहाँ तक आए किसान तक, तो कितना हो गया, 50 किलोमीटर खाद्य मिल हो सकती है। इस प्रकार अगर हम स्थानीय खाना खाएंगे, स्थानीय फसल उत्पाद खाएंगे, तो आपकी जो मिल है ये कम हो जाएगी, खाद्य मिल। अब इसने एक क्वेश्चन और पूछा था कि कितना समय लगता होगा अभी आप तक पहुँचने में, उस समय की और गणना मैं आपको एक बार करवा देता हूँ। तो यहाँ करवा देता हूँ कि यहाँ किसान ने बोई भी फसल, अब जो महीना चल रहा है वो आपका मान लेते हैं कि नवंबर और दिसंबर के में गेहूँ बोया जाता है, तो आपका नवंबर हो गया, अभी क्या हो गया, नवंबर में बोया, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में इसको काटा जाएगा अभी, ठीक है, और मई जून तक ये आपको बोरी में पैक होके आटा इसका बनेगा। तो कितना टाइम हो गया, जून तक, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी अप्रैल मई जून, 7 महीने हो गए, लगभग 7 महीने में गेहूं आपके तक पहुंचा, इतना टाइम लगा है। और फिर आप उस खाने को, जो चीज़ 7 महीने में आप तक पहुंचती है, और उसको आप 1 मिनट में छोड़कर उठ के
चले जाते तो खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा अध्याय यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आपको क्या ये चीज़ें पूरी तरह समझ में आ गई हैं? अगर समझ में आ गई हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे के वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी के सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ आपको अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी गई है, हिंदी मीडियम व इंग्लिश मीडियम सभी सब्जेक्ट। तो मिलेंगे हम अगले अध्याय में, अध्याय नंबर 4। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।